हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय यंग फ्रेंड जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं कैलकुलस में डीजी सीरीज में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज को बनाने का पर्पस एम ये है कि कैलकुलस को एक बहुत सरल रूप में, बहुत आसान रूप में आपको समझाया जाए ताकि ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं कि कैलकुलस में अब तक हमने क्या-क्या पढ़ा। तो एक रिकैप कर लेते हैं हमारी लर्निंग्स जो अब तक हमारी हुई हैं, जो-जो चीजें हमने अभी तक कैलकुलस में पढ़ी हैं। हम लिमिट्स के टॉपिक पर हैं। लिमिट्स में हमने पढ़ा लिमिट क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, तो मेथड्स पढ़े जो के हैं सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन। जब लिमिट इंफिनिटी हो, रैशनल फंक्शन हो, जिसके 3 केसेस पढ़े, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर हो तो लिमिट जो है वो रेशियो ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट्स होती है, कम हो तो जीरो होती है, ज्यादा हो तो लिमिट या तो प्लस इंफिनिटी या निगेटिव इंफिनिटी की तरफ टेंड करती है। और हमने थ्योरम पढ़ी है अभी तक x रेज टू द पावर n माइनस ए रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस ए लिमिट एक्सटेंडिंग टू a बराबर होती है n a n माइनस 1। यहाँ पर n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, निगेटिव इंटीजर भी, या कोई भी रैशनल नंबर हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिट है। उसके बाद हमने राइट और लेफ्ट लिमिट पढ़ी। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये जरूर देख लीजिएगा। अब हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज हम एक बड़ी मजेदार थ्योरम, एक थोड़ी अलग तरह की थ्योरम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी थ्योरम और भी। ये थ्योरम ये कहती है कि अगर दो रियल वैल्यूड फंक्शन है एफ और जी, या एफ कहें या एफ एक्स कहें, जी कहें, जी एक्स, एक ही बात है, उनकी एक ही डोमेन है, इस तरह से कि उस डोमेन में हमेशा एफ एक्स जो है वो जी एक्स से छोटा है, यानी जी एक्स बड़ा की वैल्यू बड़ी आती है, एफ एक्स की वैल्यू छोटी आती है। तो हम इस तरह से इनके ग्राफ बना के दिखा रहे हैं आपको। हम इस तरह से भी बना सकते हैं, एक फंक्शन ये, एक फंक्शन ये, तो कैसे भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हम इसी तरह से बनाएं जैसे कि हमने यहाँ पर इनको डिपिक्ट किया है, तो सिर्फ समझाने के लिए आपको हमने ऐसे डिपिक्ट करा है। अब ये कहती है थ्योरम कि अगर कोई ए, यानी एक्स की वैल्यू अगर ए है, उस पर एफ एक्स की और जी एक्स की दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है। जरूरी नहीं है कि इनकी एग्जिस्ट करे। मान लीजिए जैसे ये एफ एक्स है, अगर ये फंक्शन ऐसे होता, यूं आया, यहाँ पर ए पे ऊपर जम मार दी, तो देखिए अब लिमिट इसकी नहीं एग्जिस्ट करती। उसी तरह से जी एक्स भी हो सकता था। लेकिन ये कह रही है थ्योरम कि अगर दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है किसी पॉइंट ए पर, तो लिमिट एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू ए विल बी लेस देन और इक्वल टू लिमिट जी एक्स एक्सटेंडिंग टू ए, यानी बड़ी वाली लिमिट जो है वो छोटी लिमिट से बड़ी होगी या बराबर हो सकती है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, इसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो मुझे ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद उस थ्योरम की बात करी जाए जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच तो खाया होगा भैया, अगर नहीं खाया है तो सैंडविच खा लीजिए, क्योंकि उसके खाने के बाद आपको ये थ्योरम और आसानी से समझ में आ जाएगी। तो देखिए सैंडविच आप सभी लोगों ने खाया होगा। सैंडविच इस तरह का होता है। सैंडविच जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? दो चीजों के बीच में तीसरी चीज का आना, उनके नैरो स्पेस के बीच में आ जाना, उसको हम सैंडविच कहते हैं। यहाँ पर जो हम सैंडविच कहते हैं इसे, यहाँ जो ये मसाला है जिसमें कि टमाटर है, शायद ये खीरा है, चीज है, ये सब चीजें जो हैं वो दो ब्रेड के स्लाइसिस के बीच में सैंडविच्ड हैं। तो स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं। तो आप पता करेंगे कि क्यों इसे हम ये नाम देते हैं। इससे पहले एक और मैं एग्जांपल दे दूं इंटरेस्टिंग, ताकि आपको आगे समझने में इसके आसानी हो। ये तीन भाई हैं, एल्डेस्ट, मिडिल और यंगेस्ट। अगर एल्डेस्ट की एज जो है ए ई हो, और मिडिल की ए एम हो, और यंगेस्ट की ए वाई हो, तो आपको पता है कि ए ई जो है वो हमेशा ए एम से ज्यादा होगी, ये ए वाई से ज्यादा होगी। जाहिर है,
जो सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ा होगा, उसकी एज जो है वो सबसे ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम ये कहें कि एल्डेस्ट की और यंगेस्ट की एज बराबर है, यानी दोनों की एज बराबर है, तो फिर मिडिल वाले की वही एज होगी जो इन दोनों की एज। अगर हम ये कहें कि एज ऑफ एल्डेस्ट बराबर एज ऑफ यंगेस्ट, ये बराबर मान लीजिए 10 ईयर्स है, तो फिर एज मिडिल की भी एज वही होगी, क्योंकि मिडिल की एज एल्डेस्ट से बड़ी नहीं हो सकती, यंगेस्ट से छोटी नहीं हो सकती। वो एक किस्म से सैंडविच्ड है इन दोनों के बीच में। अब चलिए हम सैंडविच थ्योरम को आगे समझते हैं। सैंडविच थ्योरम ये कहती है कि अगर तीन फंक्शन है, एफ एक्स, जी एक्स, एच एक्स, और एफ एक्स सबसे छोटा है, उससे बड़ा जी एक्स, उससे बड़ा एच एक्स, यानी एच एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एक्स, जी एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि एच एक्स जो है वो बड़े भैया हैं, जी एक्स मझले भैया हैं, और एफ एक्स छोटे भैया हैं। ये तीन जो है हमारे फंक्शंस हैं, इनकी कॉमन डोमेन है। तो इन फंक्शंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हो सकता है इनकी शेप कुछ और भी हो, ये तो हम सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हैं। अब वो ये कहता है कि अगर किसी रियल नंबर ए के लिए एफ एक्स और एच एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करे और वो एल हो, यानी एक ही लिमिट हो, इनकी भी और इनकी भी, इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे आ गए, क्योंकि देखो बीच वाला तो इनके बीच में रहेगा ही। इसका मतलब है अगर इन दोनों की लिमिट जो है बराबर हो गई, तो तीसरे की लिमिट वही होगी, यानी मिडिल वाले की जी एक्स की वही होगी। तो ये है सैंडविच थ्योरम। अब देखिए ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, सवाल ये होता है। तो ये पढ़िए, ये थ्योरम बहुत ही ट्रिकी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स को निकालने में काम आती है, बहुत यूजफुल होती है। अब आगे हम जब सवाल करेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये। लेकिन जब सवाल करने से पहले हम थोड़ी सी अपनी इनइक्वलिटीज के ऊपर नॉलेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। इनइक्वलिटी क्या होती है? अभी हमने कहा ना, इनइक्वलिटी से कहते हैं ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। ये है इनइक्वलिटी। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, ये है इक्वेशन, और ये है इनइक्वलिटी। तो अभी हम बात कर रहे थे एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एच एक्स, इस तरह की बात कर रहे थे। तो यहां पर क्वेश्चंस के अंदर इनइक्वलिटीज लगेंगी, तो जरूरी है कि हम इनइक्वलिटीज के बारे में अपनी नॉलेज को रिफ्रेश कर लें। हो सकता है आप लोगों को इनइक्वलिटीज के बारे में पता हो, अगर नहीं पता है तो इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमने इक्वेशंस तो पढ़ी हैं, उसमें हम इक्वल टू के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ये क्या हो गई? इक्वेशन हो गई। तो इक्वेशन की जो प्रॉपर्टीज वो ये है कि हम किसी भी चीज को जोड़ सकते हैं, कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी चीज मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई भी चीज डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे सिंपल इक्वेशन x इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन है। अब हम इसमें कुछ जोड़ दें, x प्लस वन इज इक्वल टू 5 प्लस वन यानी 6, x माइनस टू इज इक्वल टू 5 माइनस टू इज इक्वल टू 3, x अपॉन टू इज इक्वल टू 5 अपॉन टू, 2x इज इक्वल टू 5 इंटू टू विच इज इक्वल टू 10, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/5। तो ये सब चीजें हम इक्वेशन में कर सकते हैं, लेकिन इनइक्वलिटीज में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। देखिए क्या, सबसे पहले तो देखिए इनइक्वलिटी में ये सिंबल होंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन या लेस देन और इक्वल टू। इनइक्वलिटी के अंदर हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी चीज जोड़ दीजिए, कोई भी चीज ऐड कर दीजिए। कैसे? 4 इज ग्रेटर देन 2, तो 4 प्लस वन, 2 प्लस वन, 4 प्लस वन कितना है? 3, तो 5, और 2 प्लस वन है 3, तो 5 इज ग्रेटर देन 3। 4 माइनस टू, 2 माइनस टू, 4 माइनस टू कितना हो गया? 2, 2 माइनस टू 0, ये भी बड़ा है। तो हमने कोई भी चीज ऐड करी या कोई भी चीज सब्ट्रैक्ट करी, कोई फर्क नहीं पड़ा।
लेकिन हम मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। देखिए, डिवीजन तो एक तरह का मल्टीप्लिकेशन ही होता है, तो हम ये नहीं कर सकते जब तक कि हमें पता नहीं हो कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे 10 इज ग्रेटर देन 7, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू 10, 7 इंटू 3, तो ये क्या हो गया? 30, 21। 30 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 21, तो इनइक्वलिटी वैसे ही रही। लेकिन अगर हम ये कहें 8 इज ग्रेटर देन 5, अब आप इसे माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, तो -8 और -5, तो यहां क्या होगा? -8 इज लेस देन -5, तो ऐसे हो जाएगी, इनइक्वलिटी बदल जाएगी। और एक और चीज है कि 4 इज ग्रेटर देन 2, 1/4 is less than 1/2. That means if A is greater than B, 1/A is less than 1/B. तो देखिए, ये इनइक्वलिटीज की चीजें जो आपको आनी चाहिए इससे पहले कि हम इसके क्वेश्चंस आगे करें। तो हमने जो अभी तक डिस्कस किया उसमें ये कि इनइक्वलिटीज में अगर हम कभी मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज से, तो हमें बहुत ज्यादा श्योर होना पड़ेगा कि वो चीज पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो इनइक्वलिटी को हम पलट देंगे, और पॉजिटिव है तो इनइक्वलिटी वैसे ही रहेगी। इनइक्वलिटीज में बस इतना ही। अब चलिए हम आगे इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ताकि हमें सैंडविच थ्योरम का अच्छी तरह से आइडिया हो जाए कि हम उसके सवाल कैसे निकालें। यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि सैंडविच थ्योरम यूज करके हम यहाँ पर लिमिट इवेलुएट करें। तो पहला सवाल हमारा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर साइन 1/x। देखिए, जब भी आप सैंडविच थ्योरम को यूज करें, तो वहां पर जब ही यूज हो सकती है जब सवाल में कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी छुपी हो। यानी अब इनइक्वलिटी कहां पर होती है? ज्यादातर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको मिल जाएंगी। कैसे? देखिए, साइन एक्स या कॉस एक्स ये हमेशा -1 और +1 के बीच में रहते हैं। तो साइन और कॉस अगर कहीं पर हैं, आप वहां पर इस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी हैं ऐसे फंक्शंस, लेकिन ये अगर हैं तो आप आराम से सैंडविच थ्योरम लगा सकते हैं। अब देखिए, यहां पर क्या है? साइन 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू +1। अब आप इसे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक्स स्क्वायर साइन 1/x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -x² और लेस देन और इक्वल टू +x²। अब आप ये पूछेंगे कि भाई आपने एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया इनइक्वलिटी में, तो इनइक्वलिटी पे कुछ असर नहीं पड़ा। तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स कुछ भी हो लेकिन एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप तीनों तरफ लिमिट लगा दीजिए। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0। अब ये जो लेफ्ट की लिमिट है, जैसे ही आप एक्स को 0 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगी, 0। और राइट की लिमिट ये भी 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर को जैसे ही आप एक्सटेंडिंग टू 0, तो सब्सटीट्यूशन से ये 0 हो गई। तो बीच में लिमिट को ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो अब देखिए कि राइट की लिमिट 0, लेफ्ट की लिमिट 0, तो बीच की लिमिट भी वही है सैंडविच थ्योरम से। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x tending to 0 x square sine 1/x is equal to 0, because it lies between 0 and 0. So
इसका मतलब इट इज जीरो, आंसर इज जीरो। सेकंड क्वेश्चन, यहां पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन एक्स, तो हम इसको लिखेंगे साइन एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड +1। देन यहां पर है 7 साइन एक्स, तो 7 साइन एक्स 7 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर है। -7 +7, अब यहाँ पर x भी है और x को जोड़ दीजिए, जोड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती। 7 साइन एक्स x -7 x +7। अब यहां पर नीचे डिनोमिनेटर में 13 -2x, तो यहां पर हम 13 -2x से अगर हम डिवाइड करें तो क्या होगा? देखिए ये पॉजिटिव है निगेटिव, तो 13 -2x। नाउ एज x टेंड्स टू इंफिनिटी, 13 -2x tends to 13 -2 into infinity means infinity. That means it tends to minus infinity negative. इसका मतलब ये हुआ कि इनइक्वलिटी उलट जाएगी यहाँ पर, तो हमारी साइंस हो जाएंगी इस तरह से। हालांकि इससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों जो राइट और लेफ्ट पे फंक्शंस हैं वो अ, उन्हीं से हमें मतलब है, उनके बीच में इसकी लिमिट होगी। अब लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। अब आप राइट और लेफ्ट वाले फंक्शंस को देखिए कि उनकी लिमिट कितनी आती है। तो इसको लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, x -7 अपॉन 13 -2x, तो ये लिमिट हो जाएगी हमारी, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, x कॉमन ले लीजिए, 1 -7 अपॉन x, 13 अपॉन x -2, x कट गया, 7 अपॉन x भी 0 हो जाएगा और 13 अपॉन x भी 0 हो जाएगा। तो जब आप x को इंफिनिटी रखिएगा तो ये आ जाएगी -1/2। इसी तरह से राइट में लिमिट है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x +7 अपॉन 13 -2x, ये भी -हाफ हो जाएगी। तो इसका मतलब दोनों लिमिट जो है वो -हाफ। हाफ लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x +7 sin x अपॉन 13 -2x -हाफ। तो राइट की भी लिमिट -हाफ, लेफ्ट की भी, और ये फंक्शन इनके बीच में है। इसका मतलब है कि इसकी लिमिट जो है वो होगी -हाफ, और यही इसका आंसर है। इस सवाल में ये कहा गया है कि एक फंक्शन है जो fx जो 9 -x² और 9 + x² के बीच में इस तरह से है कि fx is greater than or equal to 9 -x² and less than or equal to 9 + x²। और ये पूछ रहा है कि x टेंडिंग टू 0 पे लिमिट क्या होगी। तो लिमिट पहले लगा के देखिए, हर तरफ लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अगर राइट के और लेफ्ट के फंक्शन की भी वही आ जाए तो इसका मतलब है कि बीच की भी वही होगी। तो यहाँ पर लिमिट 9 -x² x टेंडिंग टू 0 भी 9 होगी, और लिमिट x टेंडिंग टू 0 9 + x², ये भी 9 होगी। इसका मतलब है लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx ग्रेटर देन
9 less than 9, तो that means or equal to 9, that means limit x tending to 0 fx बराबर 9। इसका जवाब 9 है। अब ये क्वेश्चन है लिमिट ब्रैकेट x अपॉन x, जहां ब्रैकेट x का मतलब है फ्रैक्शनल पार्ट। अब यहां पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो नहीं है, तो इनइक्वलिटी कहां से लाए? तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए और सोचिए। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका क्लू लग गया होगा, आपने पढ़ा होगा और मैंने इस पे वीडियो भी पोस्ट करी है ब्रैकेट एक्स मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस पर। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा, मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रहा हूं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, इसको x से डिवाइड करिए, 0 अपॉन एक्स 1 अपॉन एक्स। अब आप बोलिएगा कि हमने इससे डिवाइड करा, ये पॉजिटिव है निगेटिव, क्योंकि x इंफिनिटी टेंड कर रहा है तो ये पॉजिटिव है, तो इनइक्वलिटी वैसी की वैसी रहेगी। लेस देन 1 अपॉन एक्स। अब लिमिट लगा दीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो ये वाली लिमिट भी जीरो हो जाएगी, ये तो है ही जीरो, तो बीच की भी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि लिमिट ब्रैकेट x अपॉन x वेयर ब्रैकेट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 0, और इसका आंसर 0 है। पांचवा सवाल है ब्रैकेट x अपॉन x, यहां पर ब्रैकेट का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब यहां पर है हमारी लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी दिस ब्रैकेट x अपॉन x। अब हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट भी नहीं है कि इनइक्वलिटी हम लगा लें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो नहीं है, तो अब हम क्या करें? तो एक बार वीडियो पॉज करके सोचिए, शायद आपको आंसर मिल जाए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग में से कई लोगों ने गेस किया होगा। देखिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो बराबर होता है x माइनस ब्रैकेट x। इसका मतलब है ब्रैकेट x को हम लिख सकते हैं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इस ब्रैकेट x यहां जो लिखा है उसकी जगह हम ये लिख देंगे। इसका मतलब है लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन x, और ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस, इसको हम अभी निकाल चुके हैं, ये हमारा निकला था पिछले क्वेश्चन में 0 के बराबर। 1 माइनस 0 बराबर 1, इसका जवाब है हमारा 1। तो सैंडविच थ्योरम के क्वेश्चंस में बस इतना ही। हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स की। तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है साइन थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 बराबर 0 है। आप जानते हैं कि साइन की वैल्यू जब थीटा 0 हो तो 0 होती है, तो इसमें ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं। इवन अगर आप इसके ग्राफ को देखें और ये 0 है, तो साइन का ग्राफ इस तरह से आता है। तो अगर आप ये 0 के ऊपर 0 होता है, अगर आप इसको राइट साइड से या लेफ्ट साइड से इसकी तरफ बढ़ें तो वैल्यू 0 की तरफ ही आएगी। इसके बाद फिर दूसरी लिमिट है कॉस थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0, ये 1 होती है। इसको भी आप इसी तरह से देख सकते हैं इसके ग्राफ से। और वैसे कॉस थीटा, जब थीटा 0 होता है तो वैल्यू 1 होती है। इसी तरह से टेन थीटा। तो ये तीनों जो लिमिट्स हैं, इस पे हमको कोई ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। चौथी जो लिमिट है, लिमिट
थीटा टेंडिंग टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा ये 1 के बराबर होती है। ये कैसे 1 के बराबर होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे, बल्कि इस लिमिट को हम डिराइव करेंगे। इसका आपको हम प्रूफ बताएंगे, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले कि हम इसका प्रूफ डिस्कस करें, हमको एक इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल फॉर्मूला या रिजल्ट जो है उसको रिकॉल करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने जरूर ये पढ़ा होगा। अगर ये हमारे पास सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है, और इसमें हम कोई सेक्टर ले लेते हैं जो कि सेंटर पर थीटा एंगल सबटेंड करता है, जहां थीटा एक जो है वो रेडियन में है। तो एरिया एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है थीटा आर स्क्वायर बाई 2, वेयर थीटा इज इन रेडियन। इसका प्रूफ ये है कि अगर हम पूरा एंगल ले लें, यानी ये पूरा एंगल ले लें, तो ये होता है 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन का जो है वो एरिया, तो पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो 1 रेडियन का होगा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई, यानी आर स्क्वायर बाई